अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 14 कैप 5 का स्टार्ट हो गया जी। मैंने बच्चों से कहा एक लेक्चर पीछे हैं, बाकी सीआर से और एफएआर से तो कहते हैं एक छुट्टी सीआर में दे दें। इसका सिलेबस बहुत कम है उसकी निस्बत, उस पर छुट्टी नहीं हो सकती। अच्छा जी, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ऐसी बातें कर रहे हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 तक कोई क्वेश्चन तो नहीं रहता, ज़रा चेक कर लें एक बार। क्वेश्चन 25 तक कोई क्वेश्चन तो नहीं रहता। 26 होमवर्क में था, पहले 26 था, फिर 28 था। 26 के अंदर एज सच तो कोई मसला नहीं था सिवाय इस पॉइंट के। अगर मैं ये पॉइंट डिस्कस कर दूं तो बाकी माफ़ी है मुझे। आपको नहीं माफ़ी, हमें माफ़ी है। ये सवाल अब ना कराने लग जाना है ना, दिल में यही आ रही होगी है? चलो तो फिर ज़रा मुझे पहुंचाओ बिस्मिल्लाह करके वहाँ पे जहाँ पे आप आना चाह रहे हैं। यानी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन रही होगी जिसमें आप एफओएच एक्सपेंसेस की हेडिंग देकर आगे बेस, फिर टोटल, डिपार्टमेंट कितने हैं, एस ए और एस बी तो नज़र आ रहे हैं। ए बी प्रोडक्शन है, ए सी प्रोडक्शन है, एस ए सर्विस है और एस बी भी सर्विस है। ठीक है जी। अच्छा, अब हाँ मैंने बहुत सारे खर्चे आप यहाँ पर लिखे होने हैं जिनमें एक फ्यूल कॉस्ट भी है। ठीक है, इसकी डिस्कशन मैंने करनी है, उसके अलावा बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फैक्ट्री रेंट को फ्लोर एरिया की बेस पे आपने एलोकेट किया होगा, फ्यूल कॉस्ट ही करनी है, डेप्रीसिएशन को मशीन आर्स की बेस पे किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज़ को भी फ्लोर एरिया की बेस पे कर दिया होगा। अब रह गया जी बेटा, किसको? इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज़ हैं, वो पावर होता तो फिर शक पड़ता। इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज़ ये छोटी मोटी बिजली गैस के खर्चे हैं, सफाई सुथराई के, कहाँ से सवाल आया है? ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा मुनासिब मुझे तो यही लगा। बाकी सोल्यूशन में क्या था? यही था। यस, तुक्का सही लग गया मेरा है। अच्छा जी, अच्छा जी, फ्यूल कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट। दिलावर कितने लेक्चर हो गए? सारे हो गए। ओए मैं उठ के आता लेकिन टाइम कम है, आज थोड़ा लेट हो गया। हाँ, क्लैपिंग करेंगे इंशाल्लाह फिर किसी दिन, जिस दिन अच्छा रिजल्ट आएगा बच्चों का। अच्छा जी, 1800 फ्यूल की कॉस्ट है और द पर आवर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन इन एसी डिपार्टमेंट इज 50% मोर देन, 50% ज़्यादा है किससे? ए बी से। अब क्यूएम आप पढ़ चुके हैं, फिर 7वीं 8वीं का भी मैथ पढ़ चुके हैं, इससे ज़्यादा मैथ तो मुझे चाहिए नहीं होती है एमए के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जिसके साथ जोड़ा जाए उसको हम 100 या x अज्यूम कर लेते होते हैं। ठीक है ना। असल में मामला ये है कि वो कह रहा है टोटल फ्यूल कॉस्ट तो 1800 आई है, लेकिन हम इसको यूं नहीं कर सकते कि आधा इधर और आधा इधर, बल्कि वो ये कह रहा है कि जो फ्यूल कंज्यूम हुआ है वो ए बी डिपार्टमेंट की मशीनें शायद ज़्यादा हैवी हैं ए सी डिपार्टमेंट की निस्बत, इसलिए कह रहा है, नहीं उलट के आ गया हूँ मैं, चलो एसी डिपार्टमेंट में जो फ्यूल कंजम्पशन है वो 50% ज़्यादा है ए बी से। इसका मतलब ए बी डिपार्टमेंट की मशीनें छोटी होंगी, एसी डिपार्टमेंट की मशीनें बड़ी होंगी। फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है अगर एसी डिपार्टमेंट में, तो फिर फ्यूल की कॉस्ट भी ज़्यादा एलोकेट होनी चाहिए एसी डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो अब फिर एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, बाकी सब तो आपका चलता आ रहा था। वर्किंग चलो इसको 1 कह देता हूँ मैं। अब इसमें अज्यूम करें कंजम्पशन पर आवर एक्स है, कंजम्पशन पर आवर इन कौन सा डिपार्टमेंट लेंगे, किस किस के साथ जुड़ा हुआ है? 50% मोर देन ए बी, तो जिसके साथ वो कह रहे हैं 50% ए बी से ज्यादा है, तो ए बी फिर 100 या एक्स। ठीक है, इन ए बी डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। अब मशीनें तो पर आर क्यों किया है? मशीनों के आर्स गिवन थे। ए बी डिपार्टमेंट में मशीनें 22,000 घंटे चली हैं और ए सी डिपार्टमेंट में मशीनें 12,000 घंटे चली हैं। अब अगर ए सी डिपार्टमेंट की मशीनें बड़ी हैं तो 1 घंटा जब वो मशीन चलती है ए सी डिपार्टमेंट वाली, तो वो ज़्यादा बिजली खाएगी, ए बी डिपार्टमेंट वाली कम बिजली खाएगी ना, पर आर। ठीक है, तो आर्स के हिसाब से बांट नहीं सकते थे, इस वजह से सादा होता सवाल अगर वो ये लाइन ना देता, तो हम सिंपली क्या करते, फ्यूल कॉस्ट को, ये टोटल 34,000 है ना, 1800 डिवाइड बाय 34,000 इंटू 22,000 करते और इंटू 12,000 करते।
आवर्स के हिसाब से फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाती। पर इस एक जालिम लाइन ने गड़बड़ कर दी। ठीक है, यहां का एक एबी डिपार्टमेंट का 1 घंटा जितनी बिजली मशीन खाती है, एसी डिपार्टमेंट का 1 घंटा नहीं वो खाती, बल्कि 1 घंटे में वो उससे 1.5 गुना बिजली खा जाती है। इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, बहरहाल 22,000 घंटे अगर मशीन एबी डिपार्टमेंट में चले तो कितना फ्यूल कंज्यूम करेगी पर आवर? एक्स ऊपर लिखा हुआ है प्लस, और अगर 12,000 घंटे एसी डिपार्टमेंट में मशीन चले तो वो 1.5x खाएगी। और these hours into this consumption plus these hours into this consumption, total cost is equal to 1800। ये है असल कहानी। बस यहाँ तक ही मसला था, उसके अलावा क्या मसला है, सॉल्व करा दो। ये 2200 मशीन आवर्स हैं। अब मशीन आवर्स को क्या लिखना, ठीक है 12, चलो लिख दो 22,000 मशीन आवर्स। अब जी 22,000 एक्स प्लस 12,000 इंटू 1.5 करो, क्या बनता है जी? 18,000 एक्स इज इक्वल टू 1800। ये बच्चों की तरह सॉल्व करा रहा हूँ अलजबरा आपको जी। टोटल 40,000 एक्स इज इक्वल टू 1800। तो एक्स है कितना जी? नहीं, अच्छा चलो इसको पूरा लिख लो फिर। 1000 में था डेटा, पूरा लिख लो, ये लो। हाँ जी, $45। मतलब कि मैं यूं कह लूं कि x क्या है जी? फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट पर मशीन आर है ना जी, फ्यूल कॉस्ट पर मशीन आर इन ए बी डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, आपने बोला 45, तो 45 रुपीज़ पर मशीन आर, लेकिन ए बी। अब ए बी डिपार्टमेंट में अगर मशीन 1 घंटा चले तो 45 रुपये खर्चा होता है फ्यूल का, जबकि फ्यूल कॉस्ट अगर आप निकालना चाहें पर मशीन आर एसी डिपार्टमेंट की, तो इसी 45 को 1.5 गुना कर दें, ₹67.5 पर मशीन आर, तो ये जनाब दोनों की कॉस्ट है। अब सिंपल, आर्स तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, तो ए बी डिपार्टमेंट 22,000 घंटे मशीनें चली हैं और हर घंटे का 45 रुपये कॉस्ट हुआ। बोलो 99, बस 1000 में चला रहे हैं ना सवाल तो। और दूसरे में कितने घंटे चलिएगा ये मशीनें? अब मशीनों का असल घंटे बताने कितने? 12,000, और हर घंटे की कॉस्ट है 60। अच्छा, अब ये किसी भी तरह से निकाल लें, मुझे मसला नहीं जी। 810 इनका टोटल कर लें, बेशक 1800 ही होना है। तो ये जनाब बस डिस्कशन लायक चीज़ थी, बाकी तो मेरा नहीं ख्याल सवाल में कोई जान थी जो आपको तंग कर सकता। ठीक है जी, सही हो गया। अच्छा, ओके कर दूँ, पिक्चर ले लें जिसे ले लें।
हाँ जी, चलें आगे। अच्छा जी, 26 ओके है, 27 मैंने करवा दिया था, 28 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। जाग गए। अच्छा, अब उसने क्या कह दिया था, अंडर ओवर, पहले तो अप्लाइड एफओएच की जर्नल एंट्री करो और फिर अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच की जर्नल एंट्री करो। ये एंट्रीज कराने की बजाय मैं सारी कहानी डिस्कस कर लेता, ठीक है। उसमें फिर आपने प्रोडक्ट वाइज एफओएच निकाले, इसमें कोई मसला आया तो मुझे बताएं, नहीं आया ना तो फिर एफओएच की जर्नल एंट्रीज में डिस्कस कर लेता हूँ सारी, उसके बाद फिर ये जर्नल एंट्रीज आप कर लेना, क्योंकि आपको एब्जॉर्ब्ड एफओएच की फिगर का भी पता है, कहोगे तो मैं भी कर दूंगा, ठीक है, और आपको अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड का भी पता है, ठीक है। तो चलो डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ऐसे एक बात है कि ये जो एंट्रीज हैं ये हमने इंशाल्लाह, मैंने आपको बताया था शायद शुरू में भी, ये हमने जाकर करनी है कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के टॉपिक में, जो सबसे एंड पे करना है। तो बहरहाल कुछ चीज़ें इसमें मैं जब बताऊंगा आपको तो थोड़ा सा शायद वजनी लगे, परेशान नहीं होना उससे, ठीक है। एक कॉस्ट फ्लो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं, आपने परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री का पढ़ा होगा इंट्रो R1 में, ठीक है, थोड़ा बहुत, उतना कि यहाँ पर भी मैं भी अपना पढ़ा लूँगा जितना मैंने पढ़ाना है, मैं एंट्री सिखाऊंगा आपको। हमें कॉस्ट में यूज़ ही परपेचुअल सिस्टम होता है, तो जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर आएगा ना तो वो पीरियोडिक परपेचुअल समझाऊंगा, लेकिन परपेचुअल सिस्टम की ही एंट्रीज हम करते हैं। बहरहाल इतना सा फ़र्क तो आपको याद होगा कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है फॉर सेलिंग पर्पज़, फिनिश गुड्स है, या आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको पता है अब आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं फॉर यूज़, तो आप खरीदने की एंट्री करेंगे परचेजेस डेबिट, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। अल्टरनेटिवली आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, परपेचुअल सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो इन्वेंट्री डेबिट। तो बस मैंने ये एंट्री करवानी थी, इन्वेंट्री डेबिट, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट की एंट्री आती है ना। अच्छा, अब हमने बाजार से रॉ मटेरियल खरीदा फॉर यूज़, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट हुआ, कुछ पहले से हमारे पास मटेरियल पड़ा था और कुछ हम खरीद लाए समझो उधार पे, तो क्या एंट्री बनी है ये, रॉ मटेरियल डेबिट क्रेडिटर। वो जब कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन का चैप्टर करेंगे ना तो मैं इसी तरह से सारी एंट्रीज कराऊंगा, रॉ मटेरियल की एंट्रीज जितनी रिलेटेड हैं, फिर उसके बाद लेबर की एंट्रीज होंगी, फिर एफओएच की एंट्रीज होंगी, फिर फिनिश गुड्स की एंट्रीज होंगी। तो बहरहाल थोड़ा बहुत गुजारा करना है अभी, ठीक है, फुल फ्लैज तो फिर नहीं, लेकिन काम अपना हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद ना जी, ये रॉ मटेरियल है, क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, मतलब इसको हमने बेचना नहीं होता बल्कि यूज़ करना होता है, कंज्यूम करना होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अच्छा, उसके बाद हमारी जो फैक्ट्री थी, याद होगा आपको बेसिक्स में हमने लगाई थी, उस फैक्ट्री की बड़ी वाली चार दीवारी को दिमाग में लाओ, फैक्ट्री भी उसी में थी, सेलिंग एडमिन वाले भी उसी में, दिल कर रहा है आपका फैक्ट्री अपनी देखने का जो आपने लगाई थी इतने चाव से, हैं जी, चाओ चाओ, चाइनीज़ में बात कर रहे हैं क्या, कितने गई साड़ी फैक्ट्री, ये रही है, देखो भाई और बहने, इधर देखें साहब, R&D में लोग बैठे होंगे, HR वाले भी बैठे होंगे, आप लोग एडमिन अकाउंट्स वाले आप लोग बैठे होंगे, यहाँ सेल के का स्टाफ होगा, ये सब भी सैलरीज ले रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये फैक्ट्री है, ये सब वर्कर्स सैलरीज ले रहे होते हैं, सैलरीज वेजेस अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, ठीक है, पे रोल ही होता है ना ये सब, कई सुपरवाइजर्स भी सैलरीज ले रहे होते हैं, गार्ड भी ले रहा है सैलरी, यहाँ पे एक मैनेजर होना चाहिए बड़ा सा, फैक्ट्री मैनेजर अलग से, वो भी सैलरी ले रहा होगा। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरीज इकट्ठी अगर कहीं किसी शीट के ऊपर होती है तो उसको कहते हैं पे रोल। क्या कहते हैं? उस पे रोल के ऊपर इस मजदूर से लेकर, वर्कर से लेकर, सुपरवाइजर से लेकर, गार्ड से लेकर, एडमिन डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स तक की सैलरी उसी पे रोल के ऊपर होती है। वो पे रोल जब तैयार हो जाता है तो वो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, बैंक से ट्रांसफर होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा छोटे खर्चे कैश में अलाउ नहीं होते, अब तो टैक्स पढ़ लिया है ना आप लोगों ने, या पढ़ रहे होंगे तो पता लग जाएगा। एनीवेज, तो वो आप बैंक में पूरी अपनी सैलरी शीट बनाकर भेजते हैं
और बैंक वाले फिर वहां से सैलरीज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी शीट बनी, जिसको कहते हैं पेरोल। क्या कहते हैं जी? अब जिस वक्त ये बड़ा वाला पेरोल बना है ना, सौती हालात, शब जुमा पे गए हुए अदा नमाज से पहले कहते हैं नमाज में तवज्जो हटाने वाले आलात को बंद फरमा लें। जो साथ दोस्त खड़े मजाक करते कहते हैं यार थोड़ा नाम अगर सुन लेते सीख लेते कहीं से अच्छा ना होता। वो नाम भी नहीं ले रहे होते हैं। ऐसे ही क्लास में तवज्जो हटाने वाले आलात को बंद फरमा लें। अच्छा जी, ये क्या है? पेरोल। ठीक है, समझिएगा अभी एंट्री को। पेरोल में हमने कहा जी सबसे पहले तो हमारी फैक्ट्री का पेरोल आ गया। अच्छा, अब फैक्ट्री की एक लिस्ट चल रही है, वहाँ पे जनाब लोग आ रहे हैं ढेर सारे, और ये उनकी यहाँ पर सैलरीज आ रही हैं। ऐसे ही चलते चलते फिर आगे एडमिन वाले आ गए, फिर आगे मार्केटिंग सेल वाले आ गए, फिर आगे अब HR वाले आ गए, अकाउंट्स वाले आ गए, एडमिन वगैरह सब कुछ ऐसे ही बस। ठीक है ना जी? तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरीज इकट्ठी हो गई और यहाँ पर मसलन ये 1000 रुपया लिखा हुआ है। अब इस 1000 रुपये की कोई एंट्री मुझे करा दे। इसको पेरोल अकाउंट भी कह सकते हैं, इसको वेजेस अकाउंट भी कह सकते हैं, सैलरीज अकाउंट भी कह सकते हैं, पेरोल ही कह देते हैं। ठीक है, पेरोल अकाउंट डेबिट, कैश भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है। अच्छा, फिर वहां पे जाकर सिखाऊंगा कुछ टैक्स निकालना हो तो उसकी अलग, उस यहाँ पे टैक्स पेएबल भी आता है, प्रोविडेंट फंड पेएबल भी आता है, वो करेंगे इंशाल्लाह जब इस टॉपिक में पहुंचेंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि ये पेरोल की एंट्री हो गई 1000 रुपये से कैश डेबिट। ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या है? ये डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है? पहली बात, ये तो प्रोडक्शन से भी बाहर का इकट्ठा है, यानी ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरीज है। फिर इसमें से जो प्रोडक्शन की है फैक्ट्री वाली, वो फिर दो तरह की होगी, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। फिर इसमें जो सेलिंग एडमिन वाले हैं उनकी अलग वेजेस हैं। अब ये पहली एंट्री सिर्फ मैंने आपको समझानी थी, यहां से लाके पेरोल का मतलब क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरीज इस पे आ गई। ठीक है, यहां पे थे हम, पता नहीं ABC का टॉपिक शुरू होता है या नहीं होता, ये बात ही बड़ी अहम है। अच्छा, अब तो मैंने यहाँ पर वेजेस का अकाउंट, वेजेस या पेरोल जो भी कह लें, वेजेस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, वेजेस का अकाउंट मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा जी वेजेस डेबिट कैश या पेएबल जो भी है वो क्रेडिट हो गया और ये पूरा 1000 आ गया, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरीज ये आ गई। ठीक हो गया, यहां तक को मसला? अच्छा, अब एक अकाउंट है जिसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। क्या जी? ये बेसिकली आपका एक टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग, वहां पे जाके आप बनाना सीखेंगे और सही तरीके से बनाएंगे, फिर उसी के बाद में एंट्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट अपीयर क्वेश्चन इसमें से आता है। इस दफ़ा ज्यादती कर गया तो और हॉट फेवरेट हो गया। आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये बड़ा क्वेश्चन ये ना आया हो, तो 15-18 नंबर का सवाल आता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग, पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। बड़े टॉपिक्स में सेकंड लास्ट, इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रह जाता होता है मेरा नॉर्मली अपनी तरतीब में चलूँ तो, फिर लेबर और इन्वेंट्री वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन, यानी कि आखिरी महीने में जो टॉपिक आप कर रहे होंगे अपने सेशन के, उसमें एक प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत आसान, 2 से 4 दिन के अंदर सेटिंग ऐसी हो जाती है। चलना इसमें 12-13 दिन होता है, तो वो 2-3 दिन के अंदर हाथ सीधा हो जाता है। उसके बाद ये कॉपी पेस्ट टाइप बन जाता है, जैसे FOH का चैप्टर था। ठीक है, तो बहरहाल मजबूरी ये है कि मैं आपको ये बताए बगैर या तो मैं बिल्कुल छोड़ देता एंट्रीज यहाँ पर और एंड पे ही जाके मैं कहता जी पेंडिंग पेंडिंग, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं। तो जब एंड पे FOH की एंट्रीज आएंगी तो की हुई बात दोबारा आएगी तो थोड़ी सी आसानी महसूस होगी, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है जो बेसिकली एक्टिवली प्रोडक्ट के ऊपर जो काम हो रहा है वहां पे चल रहा है। इसका मतलब अगर कोई डायरेक्ट लेबर होगी, कोई डायरेक्ट मटेरियल होगा, तो उसकी एंट्री हमेशा हुआ करेगी वर्क इन प्रोसेस में। ये एंट्रीज मेरा इस वक्त मकसद नहीं है, मैंने ये एंट्रीज आपको नहीं करानी, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी ज़बानी ये एंट्रीज बोल रहा हूँ। ये कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन के चैप्टर में एंट्रीज करेंगे हम। ठीक है, तो जो डायरेक्ट मटेरियल होता है ना बच्चों, उसकी एंट्री ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, यहाँ पे फैक्ट्री में काम चल रहा है, प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली जहाँ चल रही थी, ये प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ यूज होती है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल स्टोर से निकला, डायरेक्ट मटेरियल जो था
और वो कहाँ आ गया, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में, ठीक है। ये क्या आ गया जी, डायरेक्ट मटेरियल, ओके। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से ये एंट्री पड़ी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल ये आ गया, कोई मसला। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो भी इसी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के स्टोर में पड़ा होगा। अब वो कहां जाएगा, वो क्या है, वही कहीं से आवाज आई है, वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, एफओएच को। तो एफओएच का लेजर, असल में मैंने ये एंट्री करानी थी, ठीक है। तो एफओएच का अकाउंट आपके सामने बना रहा हूं, बस ये आज ही बना रहा हूं, उसके बाद एंट्री समझ आ जाएगी, एंट्री कर लिया करेंगे, ठीक है। तो एफओएच का अकाउंट ओपन हुआ। लेजर आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ये प्रोसेस कॉस्टिंग इसीलिए लेजर से करवाता हूं, अकाउंटेंट्स है ना, लेजर में कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसकी एंट्री पड़ेगी एफओएच का अकाउंट डेबिट और इनडायरेक्ट, तो ये कहां चला गया जी, एफओएच के अकाउंट में। तो ये एफओएच के अकाउंट में कहां से आया, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद, अच्छा अब ये एक्चुअल एफओएच होगा, ये एक्चुअल रॉ मटेरियल है या एब्जॉर्ब्ड एफओएच होंगे, ये एक्चुअल हैं, एक्चुअल, ठीक है ना। अच्छा ऐसे ही बच्चों वेजेस सारी ऑर्गेनाइजेशन की आई पड़ी हैं। अब इसमें जो फैक्ट्री वाली प्रोडक्शन वेजेस हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल, फैक्ट्री का कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। तो जो डायरेक्ट वेजेस होंगी वो वर्क इन प्रोसेस। अब ये वहां जाके हेल्प हो जाएगी इससे, लेकिन ये इस टॉपिक से रेलेवेंट, इस टॉपिक में सिर्फ ये रेलेवेंट था, लेकिन पूरी कहानी ना करें तो मजा नहीं आता, ठीक है। तो यहां से हमने निकाली एक फिगर, जो डायरेक्ट लेबर थी, जो डायरेक्ट लेबर थी वो वर्क इन प्रोसेस में चली जाएगी। अब देखो हमने क्या किया, सारे पेरोल को, पहले तो सवाल कहीं खो दिया हमने, हाँ, सारे पेरोल को हमने वेजेस अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। अब वहां से रेलेवेंट, ये समझ लो एक शापर है जो हमने भर लिया है, डिफरेंट बच्चों के लिए मैंने गिफ्ट्स ले लिए हैं, ठीक है, कुछ निकाल निकाल के। तो इसी तरह से ये सारी वेजेस इसके अंदर हमने वेजेस अकाउंट में भर ली। डायरेक्ट वेजेस निकाल के वर्क इन प्रोसेस, इनडायरेक्ट निकाल के एफओएच, सेलिंग वाली निकाल के सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन वाली निकाल के एडमिन एक्सपेंस, हर जगह पे रेलेवेंट जगह पे इसको पहुंचा देंगे। पर जब पेरोल रिकॉर्ड करते हैं तो उसको पेरोल अकाउंट के अंदर किया जाता है इकट्ठा, ठीक है, सही है। ये आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो ये जनाब वेजेस अकाउंट क्रेडिट हुआ, और ये क्या आ गया जी, डायरेक्ट लेबर। ये कहां से आया जी, ये वेजेस अकाउंट से आया है। तो इसकी डबल एंट्री वहीं पे पढ़ेंगे उस चैप्टर में, इसलिए इधर रेलेवेंट है नहीं, वैसे बहरहाल कर दें तो हर्ज कोई नहीं है, अभी थोड़ी सी बात। तो एंट्री बनी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वेजेस का अकाउंट क्रेडिट। और जो इनडायरेक्ट लेबर होगी वो कहां जाएगी जी, एफओएच के अकाउंट में, ठीक है। चलो जी, तो ओहो ये मिटाई जा रहा है, मैं लिखी जा रहा हूं, ये मिटाई जा रहा है। जी बच्चों, इनडायरेक्ट एफओएच में डेबिट और वेजेस अकाउंट में से क्रेडिट हो गया, ठीक है जी। तो ये जनाब यहाँ पे आ गया सीधा ही, ओके। अब ये पता लग रहा है कि ये एक्चुअल खर्चे हैं, तो एफओएच के अंदर मैं आपको एक्चुअल एफओएच की एंट्री भी करा दूंगा अभी। फर्क क्या पड़ता है, तो एक्चुअल एफओएच की एंट्री ये होती है, एफओएच का अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, इनडायरेक्ट मटेरियल से वेजेस क्रेडिट, फिर डेप्रीसिएशन अगर चार्ज किया तो वो उसकी एंट्री भी एफओएच डेबिट, अक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट, ऐसे कोई खर्चा पे नहीं किया तो पेबल क्रेडिट, कोई बिजली का बिल आ गया तो एफओएच डेबिट, पेबल या कैश क्रेडिट, तो सारी एंट्री एक्चुअल एफओएच की डेबिट साइड पे पड़ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, इनडायरेक्ट लेबर आई है जी वेजेस अकाउंट से। उसके बाद कुछ और खर्चे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बिजली का बिल आ गया, पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल क्रेडिट, अभी पे करना बाकी है, एक्चुअल खर्चा आ गया तो एंट्री क्या पड़ी, एफओएच डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। एफओएच डेबिट एक्यूमुलेटेड, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन वगैरह एफओएच का एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एंट्रीज मैंने की हैं ये एक्चुअल एफओएच की एंट्रीज है, ठीक है जी, ओके। ये इन सब में क्या हो रहा है जी, एफओएच का अकाउंट डेबिट हो रहा है और रेलेवेंट अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, ओके। अच्छा जी, अब
मैंने अपने मतलब की तो सिर्फ इतनी सी बात की है। उसके बाद दूसरी चीज़ है एब्जॉर्ब्ड FOH। ये तो हो गया ना एक्चुअल, वैसे ये एंड पे निकलते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी? वैसे असल में हमारे लिए तो पहली चीज़ क्या थी? एब्जॉर्ब्ड FOH। दूसरी चीज़ क्या थी? एक्चुअल FOH। और तीसरी चीज़ क्या थी? दोनों का डिफरेंस अंडर ओवर एब्जॉर्ब। ठीक है ना? तो बहरहाल मैं ज़रा चला इस तरफ से तो चलता ही गया। खैर, एब्जॉर्ब्ड FOH की एंट्री सिखानी थी। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी 3 कॉस्ट शामिल होती हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पहुंच चुके वर्क इन प्रोसेस में। तीसरी चीज क्या है? FOH। लेकिन हमेशा हम प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर कौन से FOH डालते हैं जब प्रोडक्शन हो रही होती है कॉन्टिन्यूसली? एब्जॉर्ब्ड FOH। तो फिर एब्जॉर्ब्ड FOH की जर्नल एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, FOH का अकाउंट क्रेडिट। ये है जनाब एब्जॉर्ब्ड FOH। क्या है जी? तो FOH एब्जॉर्ब्ड। एक एंट्री सिर्फ सिखानी थी और घंटा हो गया शोर मचाई जा रहा हूं मैं। ये जनाब आपको एंट्री मैंने सिखानी थी नंबर 1। क्या है जी एंट्री? बोलो एंट्री क्या है? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, FOH का अकाउंट क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट। और ये कौन से FOH हैं जी? एब्जॉर्ब्ड वाले। ठीक है, तो ये हमारी जनाब एंट्री नंबर 1, FOH की पहली एंट्री। इससे पहले FOH की कोई एंट्री नहीं थी। फिर नंबर 2 एंट्री है जी एक्चुअल FOH की। ठीक है जी, एक्चुअल FOH की एंट्री क्या होती नजर आ रही है? जरा देखो, यहां से होगी एक्चुअल FOH की एंट्री। ये FOH का अकाउंट डेबिट और रेलेवेंट अकाउंट्स क्रेडिट, वेजेस, रॉ मटेरियल, कैश, पेएबल, एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्चुअल FOH की एंट्री आ गई। और तीसरी एंट्री क्या है? अंडर ओवर एब्जॉर्ब की। अब वो कैसे निकलेगी? बहुत आसान है। मसलन मैं कहता हूं कि मेरे एब्जॉर्ब्ड FOH जो हैं वो आए लेट से 170 और मेरे एक्चुअल FOH लेट से आए 150। तो एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा हैं एक्चुअल से, तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है। लेकिन हम ऐसे नहीं सोचेंगे, वहां पे जाके भी लेजर नहीं बनाना होगा तो मैं कहूँगा छोटी सी वर्किंग कर लो, लेजरी सी बना लो। क्योंकि ये आपको मैंने याद करा दिया कि FOH में डेबिट साइड पे क्या है एक्चुअल, क्रेडिट साइड पे क्या है। क्योंकि FOH एब्जॉर्ब की एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FOH अकाउंट। ठीक है ना? अब जब ये दोनों ऐसे लिख लेंगे छोटी सी वर्किंग में, तो अंडर ओवर निकाल कर एंट्री कर लेंगे। गलती नहीं है, क्योंकि सोच ही नहीं रहे होंगे, बगैर सोचे होगा काम। कैसे? अंडर ओवर को कॉस्ट ऑफ सेल में नॉर्मली फेंकते हैं, अनलेस कि वो PNL में खुद कह दे। तो नॉर्मली वो चुप होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में फेंकेंगे। चुप नहीं होगा तब भी कॉस्ट ऑफ सेल में। अंडर है तो बढ़ा लो, ओवर है तो कम कर लो। यही सोचा था ना? अब जरा चेक करते हैं। मसलन मेरी ये मिसाल है, इसमें क्या हो रहा है? ओवर एब्जॉर्ब हो गए। तो फिर बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? डेबिट साइड पे। इसको कॉस्ट ऑफ सेल में फेंक दो। अब इसकी एंट्री देखो क्या बनी? कॉस्ट ऑफ सेल कर, हाँ, FOH डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब कम हो रहा है। तो ओवर था तो ओवर हो नीचे किया उसको, कम किया उसको। और अगर यही उलट हो जाए, मसलन मेरे 170 के FOH क्या हैं एब्जॉर्ब, और एक्चुअल में पता लगा जी 180 है, तो बैलेंसिंग फिगर किधर चली गई फिर? अब चेक करो जरा, 10 रुपए से एंट्री क्या बनी? FOH का अकाउंट क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अंडर एब्जॉर्ब्ड थे, कम रिकॉर्ड किए थे, तो मजीद बढ़ाओ। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो ये जनाब अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री भी आ गई। तो FOH की टोटल 3 एंट्रीज हैं। बाकी इंशाल्लाह उसी टॉपिक में, वैसे आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स में साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना। जैसे आप वर्क इन प्रोसेस कॉस्टिंग में जाएंगे तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की सारी एंट्रीज आपको मैं पढ़ा दूंगा। खैर उसमें से 3 तो आज बता भी दी। यहाँ से चीज़ें बन के निकलती हैं, फिनिश गुड्स में जाती हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आता है, फिर वर्क इन प्रोसेस के अंदर नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, वो एंट्रीज हैं, वो सारी इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, ऐसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर है, वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की एंट्रीज उसमें सीखेंगे। लेबर का चैप्टर है, लेबर की एंट्रीज वहां भी सीखेंगे। जैसे FOH के चैप्टर की एंट्रीज में FOH में सिखा रहा हूं आपको। फिर इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि वो जो कॉस्ट लॉन्च प्रोडक्शन का टॉपिक है वो कुछ नहीं है, वो तो बस इकट्ठा कर दिया सब। ठीक है ना? तो नीनो आ रही है जी, वो नहीं चांद गुगलू, उठ के बैठो, मैं लोरी सुना रहा हूं, गला बैठ गया मेरा। अच्छा जी बेटा, क्या ये क्या कहते हैं यार ये लड़के? तुमने मुझे बताना है यार फ्रेंड।
नहीं समझ आएगी? ऐसी भी बात नहीं यार, कोई शायद समझ आ ही जाए अट्टा सट्टा लगा के। अच्छा जी, अब ये तीसरी एंट्री आ गई। तो ये 3 एंट्रीज हैं। अब मैं जरा आपको वहीं पर लाता हूं शुरू में, जहां से सफर शुरू नहीं किया था। तो एफओएच की जर्नल एंट्रीज भी मैं उसी तरतीब से आपको सिखाता हूं। क्या मतलब? मैं पहले आपको पीरियड के स्टार्ट में लाऊंगा, फिर मैं आपको ड्यूरिंग द पीरियड लाऊंगा, फिर मैं आपको पीरियड के एंड पे लाऊंगा, और वो जो कहानी हमने शुरू में शुरू की थी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अच्छे से एंड कर जाएंगे। ठीक है? एट द स्टार्ट ऑफ आ पीरियड, स्टार्ट ऑफ द पीरियड क्या करते थे जी? हम OAR निकालते थे। बजटेड एफओएच, बजटेड बेस यूज करके OAR निकालते थे। तो OAR निकालने की जर्नल एंट्री बता दो। OAR निकालने की जर्नल एंट्री बता दो भाईजान। OAR निकालने की क्या जर्नल एंट्री होगी? कुछ तो क्वायर है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाएं अपने। गलत बोल देंगे क्या हो जाएगा? OAR निकालने की क्या जर्नल एंट्री होगी? कैलकुलेशन थी, OAR निकाल के बजट्स को डस्टबिन बुर्द किया था और OAR को संभाल के रख लिया था। क्योंकि जब ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन करनी है हमने, तो स्टार्ट में खड़े होकर एक एस्टीमेट लगा लिया था, फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन करते हैं एफओएच की कॉस्ट को उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते जाते हैं। हैं जी? सही है? अच्छा, उसके बाद जनाब ड्यूरिंग अ पीरियड, ड्यूरिंग अ पीरियड हम एब्जॉर्ब्ड एफओएच को, मतलब OAR की बेस पे एफओएच को क्या करते होते थे? प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाते थे। ऐसे ही है जी? तो ड्यूरिंग अ पीरियड एब्जॉर्ब करवाने एफओएच, तो फिर एब्जॉर्ब्ड एफओएच की तो अभी अभी आपको एंट्री सिखाई है, छुपा दी है मैंने, आपने रजिस्टर देखे बगैर बताना है। दिमाग में वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस में एफओएच डेबिट होते हैं एब्जॉर्ब वाले, और एफओएच अकाउंट, तो ये एंट्री है। एब्जॉर्ब्ड एफओएच की एंट्री सीखी हमने। ठीक है? तो एफओएच आर एब्जॉर्ब इन प्रोडक्ट यूजिंग OAR। OAR होता ही बजटेड है। ठीक है? एक्चुअल OAR निकाला ही नहीं था, इसीलिए हमने एक्चुअल तो उसने सिर्फ कॉस्ट एलोकेट करवाई थी। गौर से देखो जरा कल वाला सवाल, शाइन ग्लो में एक्चुअल कॉस्ट एलोकेट करवा दी थी और OAR उसने खुद दिया हुआ था, और वो जो OAR दिया हुआ था वो उसने बजट्स की बेस पे निकाला होगा। OAR का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मींस प्री डिटरमिन्ड रेट एस्टिमेटेड एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड। जाके डेफिनेशन पढ़ो जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं चैप्टर। आज सारा चैप्टर भी होमवर्क में जाना है, कल ही चला जाना चाहिए था, लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं, खैर है, इट्स नेवर टू लेट। कल से क्यों छुट्टी है? हद हो गई यार, अब बड़ी ईद तक कोई छुट्टी नहीं है। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने सबसे पहली एंट्री मैंने कहा यहाँ पे करनी है। ठीक है? तो एफओएच एब्जॉर्ब की एंट्री मैं कर देता हूँ जी आपको। नंबर 1 एंट्री क्या है जी? एफओएच एब्जॉर्ब करवाने की एंट्री। वो एंट्री आपने क्या किया जी अभी अभी? जी बोलें। एफओएच वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट और एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। कोई ऐसे अज्यूम कर लेते हैं फिगर, लेट्स से 42, 142। ठीक है जी? उसके बाद पीरियड एंड आएगा। पीरियड एंड पे एक्चुअल एफओएच की एंट्री करते हैं। तो अब हम आ जाएंगे पहले जनाब एट द एंड ऑफ अ पीरियड। तो पीरियड के एंड पे हमने क्या करना है जी? एक्चुअल एफओएच को रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है जी? पीरियड एंड पे क्या करेंगे जी? रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल एफओएच, और ये हमें अपने बिल्स वगैरह से मिल जाएंगे, एक्चुअल बिल्स से। ठीक है? तो रिकॉर्ड एक्चुअल एफओएच। तो एक्चुअल एफओएच की एंट्री आपकी पीरियड एंड पे होगी। ठीक है जी? तो नंबर 2 एंट्री हो गई एक्चुअल एफओएच। बताइए क्या एंट्री होगी? एफओएच का अकाउंट डेबिट, कैश, पेबल, लटरम पटरम क्रेडिट। ठीक है? एफओएच का अकाउंट डेबिट, कैश एटसेट्रा ना लिख दूं, जगह तंग है, क्रेडिट। ठीक है जी?
ये कर लें मसलन 150, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी नंबर 2 एंट्री आ गई, FOH की दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री FOH की क्या करेंगे जी आप, FOH के वेरिएंस की, अंडर भी हो सकता है ओवर भी, ठीक है। तो FOH का वेरिएंस, तो ये एंट्री नंबर 3 है। इसमें अब दो सिचुएशंस बन सकती हैं, ये वेरिएंस अंडर एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ओवर एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा लिए हैं, हमारे ज़्यादा है ना, नहीं कम थे, चलो खैर पहले वही बना लेंगे, ओवर एब्जॉर्ब। और दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है जी, अंडर एब्जॉर्ब। तो ये आप कह रहे थे एंट्रीज, तो मैंने कहा था कल करेंगे ना एंट्रीज, तो आराम सुकून से करने वाला काम था ना, भागम भाग में करने वाला तो नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब ये सिचुएशन चेक करो, वर्क इन, अच्छा बताओ अंडर, ये मेरी एग्जांपल के अंदर मुझे बताओ अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं या ओवर एब्जॉर्ब्ड हैं। खबरदार किसी ने डायरेक्ट बोला तो आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं बोलना, इजाजत ही नहीं है आप लोगों को, इजाजत ही नहीं है। छोटा सा लेजर बनाएंगे, किसका, FOH का, छोटू सा, बिल्कुल छोटू सा लेजर, ठीक है जी, जिसमें आप कोई अंग्रेजी ना लिखें, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने आपसे अंग्रेजी को नहीं लिखवानी, ठीक है। तो आपने FOH के वेरिएंस की एंट्री करनी है यहाँ पे, बल्कि इधर ही करते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है जी। FOH के वेरिएंस की एंट्री कर रहा हूं मैं। चल, FOH के वेरिएंस की एंट्री होने लगी है जी। और मसलन पहले मैं बात करता हूं जी, ओवर एब्जॉर्ब्ड आ गया, ठीक है। ओवर एब्जॉर्ब का ये, बल्कि लेजर बनाते हैं, छोटू सा लेजर बनेगा। आप बनाएं, लेजर बना के डिसाइड करें, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, शाबाश। जी, छोटी सी वर्किंग हमने बनाई, FOH का अकाउंट ओपन किया, और इसमें हम अंग्रेजी को नहीं लिखेंगे, छोटी सी वर्किंग जो पर्चे में करेंगे ना, इसलिए करेंगे कि हमसे गलती ना हो जाए कहीं, ठीक है। FOH का अकाउंट बन गया। अब मेरी इस एग्जांपल के तहत वर्क इन प्रोसेस डेबिट FOH क्रेडिट कितने से, 142 से। कोई लिखना चाहे तो लिख ले, मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ना भी लिखें, ना ही लिखें तो अच्छा है, वैसे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ना लिखें तो अच्छा है। वर्किंग जो है अपनी छोटी सी, हमने तो ब्रैकेट में प्लस माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं, हमसे कोई रिक्वायर थोड़ी किया गया लेजर। दूसरा क्या हो रहा है जी, FOH का अकाउंट डेबिट और कैश पेबल क्रेडिट। अब कैश एटसेट्रा आ गया। अब देखो, एब्जॉर्ब्ड FOH हैं 142, एक्चुअल आ गए 150, तो एब्जॉर्ब कम हुए, अंडर एब्जॉर्ब है तो बढ़ाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल, खर्चा रिकॉर्ड। अब ये सोचकर गलती करने से बेहतर है, और सिर्फ यही दो चीज़ें थोड़ा ही होंगी, और भी मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हुआ करेंगी, तो लेजर से हेल्प मिलेगी, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आ रही है, अब इसको कहाँ फेंक दो। अच्छा, अब देखो ये क्या है, ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब, तो मैंने अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री की, बताओ आपने की, बल्कि क्या एंट्री बनती है, हाँ FOH का लेजर देखो ना, वो क्रेडिट हो रहा है और कॉस्ट ऑफ सेल उसके अगेंस्ट डेबिट हो रही है, तो हमारी एंट्री बनी FOH का अकाउंट, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट डेबिट और FOH का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये जनाब 8 रुपए की एंट्री हो गई, ये एंट्री आ गई अंडर एब्जॉर्ब। और अगर मसलन सिचुएशन को बदल लेते हैं, सिचुएशन को बदल लेते हैं, हमारे एब्जॉर्ब्ड FOH तो थे 140, लेकिन हमारे एक्चुअल FOH आए जी 142 के, और एक्चुअल आगे 140 के। अब एग्जाम्पल डायरेक्ट नहीं करना, एग्जाम्पल जो है उसका लेजर बनाओ, इन डेटा का लेजर बना लो, छोटा सा लेजर बनना है, और बगैर किसी आपने एंट्री के करना है, यानी कि बगैर कुछ लिखे करना है। तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ना, पहला दिन है इसलिए मैंने कहा चलो लिख दूँ। तो FOH का अकाउंट बना। अब देखो, वर्क इन प्रोसेस डेबिट FOH क्रेडिट, ये एब्जॉर्ब्ड आ गए, फिर FOH डेबिट कैश पेबल एटसेट्रा क्रेडिट। अब
एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, कम करना है। लॉजिकली भी सोच रहे हैं, लेकिन पर्चे के लिए आसान हल भी निकाल लिए कि गलती के चांसेस ना रहें जी। 2 कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये देखो जी, एंट्री बन गई, ये किसकी एंट्री बनी है जी? हमारी अंडर एब्जॉर्ब की, ओ सॉरी ओवर एब्जॉर्ब की, ठीक है जी, ओवर एब्जॉर्ब। तो ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री क्या बनी जी? ओवर जो हो गए, एक्सपेंस ज्यादा जो रिकॉर्ड हो गया, सही करने के लिए कम करना है तो एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कर देंगे। तो एफ डेबिट, एफ का अकाउंट डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 2 रुपए से, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारी टोटल 3 अदद एंट्रीज हैं। पहली एंट्री एब्जॉर्ब कराने की एफ, दूसरी एंट्री एक्चुअल एफ को रिकॉर्ड करने की, और तीसरी एंट्री हमारी वेरिएंस की, ठीक है जी। ये जनाब तीसरी एंट्री। अब वेरिएंस की एंट्री 2 तरह हो सकती है, अंडर एब्जॉर्ब की भी, और तो एफ एब्जॉर्ब करवाया पहली एंट्री, एक्चुअल एफ रिकॉर्ड किया दूसरी एंट्री, एफ का वेरिएंस तीसरी एंट्री। अब इसमें आपका अंडर ओवर दोनों मामला हो सकता है, ठीक है। अब आप अपने सवाल की एंट्रीज मेरे ख्याल में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज सवाल की रिक्वायरमेंट को देखें आप जाके, उसने क्या कहा था, कौन कौन सी एंट्रीज कर दो? अप्लाइड ओवरहेड्स की करो, मतलब उसने ये एंट्री मांगी है, और ये एंट्री नहीं करवाई, कैलकुलेशन से जो अंडर ओवर निकला हुआ है उसकी एंट्री करवा ली, ठीक है। तो अंडर है या ओवर है उसकी एंट्री कर लेनी है आपने, ओके। तो ये जनाब आपकी ये फुल पिक्चर है, अगर कोई फुल ले सके तो, वरना ये है हमारी एंट्रीज की बात। तो जब हम किसी और टॉपिक में एफ की एंट्रीज की ज़रूरत पड़ेगी, जाया करेंगे, तो मैं इसी चैप्टर का यही सफ़ा ओपन किया करूँगा फॉर रेफरेंस पर्पस, नोट किया, ताकि बवक्ते ज़रूरत सनद रहे और काम आए, आप लोग मुकर ना सके। एक्चुअल क्या यार, तो नीचे भी कर लो ना 140, यार क्या करते हो यार। मेरी गलतियां निकालने के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा है, चलो अच्छा है, अच्छी बात है जी। स्टूडेंट तो फिर बेटा इतना फर्क नहीं होता कि दिन रात में बदल जाए, एस्टिमेशन में थोड़ा बहुत फर्क होता है, और पीरियड एंड पे ही खड़े होकर हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में देखेंगे तो उसी वक्त ही प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है, तो उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं। हाँ, तो चीज़ें बेचने के ऊपर यही होगा कि प्रॉफिट मिसाल के तौर पे पर यूनिट 10 रुपए की बजाय 9.5 आ जाएगा या 10.5 आ जाएगा। नहीं, वो लॉस नहीं होता, प्रॉफिट कम ज़्यादा होता है, एस्टीमेट है ना, फिर क्या कर सकते हैं आप। पीरियड एंड पे खड़े होकर मसला हल हो गया, चीज़ें क्लियर हो गई, तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने कहा नहीं हो जाएगा कि दिन रात में बदल जाए, ऐसे थोड़ा ही है कि आपने एफओएच अज्यूम किए थे, एस्टीमेट लगाए थे 10 लाख होंगे और वो 10 करोड़ आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो 10 लाख से 11 हो जाएगा या 9 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरियड एंड पे जब प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकल आएगा, उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगी, कोई मसला नहीं, ठीक है। असल में इसलिए भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में पहले पता होनी चाहिए कि हमने उसके ऊपर मुनासिब प्रॉफिट रख के सेलिंग प्राइस डिटरमिन की होती है ना। तो अगर हमने 100 रुपये का एक यूनिट बनाना है तो 150 का बेच रहे हैं, अब अगर थोड़ी एस्टिमेशन चेंज की वजह से वो 100 की बजाय 105 का बन जाए या 95 का बन जाए, तो वही प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हो जाएगी, फर्क क्या। सेलिंग प्राइस को तो नहीं छेड़ते ना, हमने अपना मार्जिन रखा ही होता है सेलिंग प्राइस के लिए। हाय मेरे सोने अरबा, यार ये फैसल वाला मैंने अभी भी नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ूंगा तो फिर ओके ओके करेंगे। चलें जी, अब ये 8वां ओके है, इसकी एंट्रीज करके देख लेना, सोल्यूशन मौजूद होगा इसका, ठीक है। मसला तो नहीं आया था, ये उल्टा आसान था, इसके अंदर उसने, अच्छा इसमें भी यूनिट्स ही थे, नहीं ये आर्ट्स गिवन थे, यानी परसेंटेज ऑफ वर्क गिवन थी ना बेटा। क्या अल्फा, सुनो ना, फैब्रिकेशन में अल्फा पे 70% काम हुआ है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने अल्फा के ऊपर 60% काम किया है, तो ये इसी बेस के ऊपर ही बांटना था,
ये ज़्यादा मुनासिब बेस है। मैंने प्रेफरेंस भी आपको बताई थी, इसीलिए तो लिख लेता हूँ मैं चीज़ें, बवक्त ज़रूरत सनद रहता है और काम आता है। नंबर ऑफ आवर्स वर्क गिवन हो या परसेंटेज ऑफ वर्क डन हो, नहीं तो फिर प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ जाना है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर पता लग रहा था। क्या कह रहे हो? आवर्स या वर्क डन को ज़्यादा मुनासिब बेस है ना। हाँ जी, सही है। यार ये ना प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस आ रहा है सवाल में, इसलिए अभी इसको क्या कर दें, पेंडिंग कर दें, फिर देखते हैं किसी वक्त या तो मैं खुद करा दूंगा या यूनिट्स देख लूँगा। इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको छोड़ें, बाकी इस चैप्टर का आपने कड़ाका निकाल दिया। अब ऐसे ही हमने हर चैप्टर का ना जूस निकालना होता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये जितने भी नोट्स हैं इनको आपने पढ़ लेना है। अब इसको भी पढ़िएगा, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना, ताकि कुछ पता लगे भी कोई चीज़ रह गई है तो। उसके बाद ना आपने एक और एफर्ट भी करनी है इस दफ़ा, ICAP की किताब ओपन करनी है और उसका FOH का चैप्टर, क्योंकि वही चैप्टर पहला है, बेसिक्स तो है नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि हमने जो बेसिक्स में पढ़ा है FOH के चैप्टर में वो भी पढ़ा होगा, वो बेसिक्स के साथ ही बेसिकली उसी में बेसिक्स एक तरह से हैं। तो मैं इसीलिए FOH के चैप्टर पहले कराता हूँ, लेकिन बेसिक्स मैंने करवाई हुई है। तो आपने FOH के चैप्टर को तसल्ली से देखना है। क्वेश्चन भी उसमें देखोगे तो वही होंगे जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। हाँ, उसमें आपको शायद ये नज़र आएगा कि उन्होंने कैटेगरीज बना दी थी सवालों की, ठीक है। को सिंगल डिपार्टमेंट सिंगल रेट, को पता नहीं मल्टीपल डिपार्टमेंट सिंगल रेट, पता नहीं वो इस तरह से। हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सारे सवाल कर लिए, आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनके नोट्स को लाजमी पढ़िएगा, और कोई चीज़ अगर उसमें ऐसी हो जो हमसे रह गई हो, मैं दावा नहीं कर रहा, मैं बेसिकली आप लोगों को के ज़िम्मे असाइनमेंट लगा रहा हूँ। हो सकता है बतकाज़ा बशरियत कोई चीज़ रह गई हो, तो उसको आपने आइडेंटिफाई कर देना ताकि हम वो भी कर लें। उम्मीद बड़ी है कि नहीं रही होगी, ठीक है। क्या यकीन ना रखना ना मुझ पर, मेरी हेल्प करना। आपका ये यकीन होता है ना, वो मुझ पर बोझ डाल देता है। अभी आप देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे तसल्ली है कि चलो मिलजुल के कर लिया हमने। इंशाल्लाह नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। क्विकली देख लेना, गो थ्रू कर लेना, तो इंशाल्लाह कौन कौन गो थ्रू करेगा। चले माशाल्लाह, इन्होंने कर लिया तो फिर सुकून है ज़िंदगी मेरी से। लेकिन पहले इन नोट्स को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नहीं क्या, ये जिसने मुझे अल्लाह हाफिज किया है ना, सारे मिल के इसको क्लास से निकाल दो। ये नाफरमान है। जब तक मैं क्लास से मौजूद हूं तब तक ओके कहने वाले बेशरम कितने हैं। अभी तो यार टाइम पड़ा है, क्या हो गया है। मैंने कहा था जल्दी क्लास छोड़ देनी, आज 3:30 छुट्टी दे दूंगा इंशाल्लाह। तो जल्दी है, लेट क्लास शुरू हुई। बात ये हो रही थी जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दो तरह की कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट तो स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट होती हैं, और नॉर्मली ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है।
लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं जिनको एलोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब कराने की इनको ज़रूरत पड़ा करती है। ठीक है जी, तो इनको एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम जिस मेथड को यूज़ करते हैं वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है जी, ओके। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के अंदर तीन तरह के, इस सिस्टम में तीन तरह के सिस्टम्स थे। एक था सिंगल रेट सिस्टम, पढ़ लिया। दूसरा था डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, पढ़ लिया। तीसरा है एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। ठीक है जी, सिंगल रेट सिस्टम में हम क्या किया करते थे, हम सारे बिजनेस के एफओएच को पकड़ते थे, उन सब का एक ही ओआर निकालते थे, प्लांट वाइड रेट, ब्लैंकेट रेट। ठीक है, और उस सिंगल बेस को यूज करके सिंगल ओआर निकाल लेते थे और उस सिंगल ओआर की बेस पे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते थे। थोड़ी जिद्दत आई तो हम डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में आ गए। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में हमने एफओएच एक्सपेंसेस को पहले डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन की, उनकी डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन, फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, वट लटरम पटरम। तो डिपार्टमेंट वाइज एफओएच को पहले बांटा डिपार्टमेंट वाइज, फिर हर डिपार्टमेंट का हमने ओआर निकाला उसकी कोई मुनासिब बेस पर, जैसे मशीन आर, लेबर आर। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट का अपना ओआर निकल आया और फिर वो डिपार्टमेंट वाइज ओआर यूज करके एफओएच को प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करवा दिया। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट होती थी, मल्टीपल डिपार्टमेंट से होकर आती थी, तो भी हम क्या करते थे, वो डिफरेंट ओआर से इकट्ठा करके एफओएच एब्जॉर्ब करवाते थे। एक दो सवाल मैंने दिखाए भी थे ऐसे। ठीक है, हाँ, अगर प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तब भी डिपार्टमेंट वाइज करके फिर हम उसको क्या कर लेते होते हैं, प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, अब हम जिस मेथड की तरफ जा रहे हैं वो सबसे जदीद तरीका है एफओएच को एब्जॉर्ब करवाने का। वो मेथड ये कहता है कि यार सिंगल तो बिल्कुल ही साइड पे करो ना, सिंगल तो बिल्कुल ही नामुनासिब है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के एफओएच को इकट्ठा करके सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही रेट निकाल लो, डिफरेंट तरह के एफओएच। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंटल को भी छोड़ो, बल्कि कॉस्ट पूल्स बनाओ। क्या करो, कॉस्ट पूल्स किसे कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं, मसलन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक कॉस्ट पूल है। ठीक है, पहले एफओएच को क्या कर रहे थे, उनमें एलोकेट कर रहे थे, अभी वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मेंटेनेंस का अपना कॉस्ट पूल बनाओ। सेटअप, अब ये ना जिद्दत आ गई चीज़ों में। ठीक है, मशीन सेटअप करते हैं, हर दफ़ा प्रोडक्शन रन करने के लिए प्रोडक्शन सेटअप करना पड़ता है, मशीन को साफ सूफ करके टाकी टूकी मार के, मतलब ब्लैक मार्कर पहले प्रोड्यूस हो रहे थे तो फिर उसको बंद करके फिर हम ब्लू बनाते हैं, फिर उसको बंद करते हैं तो मशीनें साफ, तो डिफरेंट सेटअप्स होते हैं। ठीक है, फिर इंस्पेक्शन एक बहुत बड़ा काम है। तो डिफरेंट कॉस्ट पूल्स बेसिकली वही एफओएच एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन उनको क्या कर लेते हैं, डिफरेंट कॉस्ट पूल्स को इकट्ठा कर लेते हैं और हर कॉस्ट पूल का ओआर निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंगल ओआर, उसको तो साइड पे कर दो। फिर क्या किया हमने, डिपार्टमेंटल ओआर निकाल दो, अब उसको भी साइड पे कर दे। अब हम क्या करेंगे, हर एक्टिविटी का अपना ओआर निकलेगा। मसलन इंस्पेक्शन एक बड़ा पूल है, एक बड़ी एक्टिविटी हो रही है, तो इंस्पेक्शन रिलेटेड सारी कॉस्ट को एक जगह इकट्ठा करेंगे, ये इंस्पेक्शन का कॉस्ट पूल बन गया। फिर कोई मुनासिब बेस ढूंढेंगे, हमने कहा जी इंस्पेक्शन आवर्स। ठीक है, तो उस कॉस्ट पूल, टोटल कॉस्ट जो निकली वही एफओएच, उसको डिवाइड करेंगे। मिलता जुलता ही है डिपार्टमेंटलाइजेशन से, लेकिन वहां पर डिपार्टमेंट वाइज था, यहाँ पे एक्टिविटी वाइज। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, इंस्पेक्शन की सारी कॉस्ट को डिवाइड किया इंस्पेक्शन आर से, तो हमारे पास ओआर निकल आया इंस्पेक्शन का, वो ओआर है इतने रुपए पर इंस्पेक्शन आर। अब इसके बाद डिपार्टमेंट नहीं है, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर चले जाओ। हमने तीन तरह की प्रोडक्ट्स बनाई, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए के ऊपर इंस्पेक्शन आधा घंटा होती है, प्रोडक्ट बी की 1.5 घंटे में इंस्पेक्शन होती है, प्रोडक्ट सी की 3 घंटे में होती है। तो जिसने जितना एक्टिविटी को यूज किया उतना इंस्पेक्शन की एफओएच को उसमें चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये कहलाता है एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। इसमें हमने क्या करना है जी, इसमें हमने क्या करना है जी, एफओएच एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज नहीं बांटना, बल्कि एफओएच एक्सपेंसेस एक्टिविटीज के अंदर पूल क्रिएट कर लेंगे। हर एक्टिविटी का अपना पूल क्रिएट कर लिया और फिर
हर एक्टिविटी, हर पूल का अपनी मुनासिब बेस के हिसाब से एक OAR निकाल लिया। अब ये इंस्पेक्शन का OAR है, डिपार्टमेंट ABC का नहीं है। ये सेटअप का OAR है, नंबर ऑफ सेटअप्स, हर सेटअप के ऊपर इतनी कॉस्ट, तो जितने सेटअप जिस प्रोडक्ट के ज़्यादा लगेंगे उतनी उसको कॉस्ट चार्ज हो जाएगी। मेंटेनेंस के अपने, तो इसी तरह से हर कॉस्ट पूल का अपना रेट निकलेगा और फिर वहाँ से हम किधर चले जाएंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में। मकसद तो वही है कि FOH की कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना। ठीक है, ये कुछ समझ आया थोड़ा सा? अभी बेहतर हो जाएगा, टेबल बनाते हैं, सवाल तो कल ही होगा इंशाल्लाह, आज इसका टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो सवाल तुम्हारे जहन में आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा यार, कब आएगा? पिक्चर ले लो, नोट कर लो, मर्जी है। वैसे पिक्चर ले लो तो नोट कर जाए। तो मैंने ज़रा पूरी तरह समरी सी बन गई ना ऐसे की, यही है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम बस, जिसमें 3 सिंगल, डिपार्टमेंटल और एक्टिविटी बेस। तो थोड़ी समरी सी बन जाती है ज़रा, है जी। अच्छा जी, अब इसमें क्या फॉर्मेट होगा हमारा, वर्किंग कैसे होगी वो देख ले ज़रा। बहुत ही आसान टॉपिक, ठीक है, लेकिन इजी नहीं लेना है। पहले बच्चे इजी लिया करते थे, सवाल इसमें से आते नहीं थे। मैंने पहले दिन दिखाया था ना आपको, ठहरो ज़रा, वापस चलें जहाँ से सफ़र शुरू किया था। ये पहले, इससे भी पहले काफ़ी दफ़ा नहीं आया हुआ था, बच्चों ने लिफ्ट नहीं कराई, फिर एकदम से आ गया। फिर एक अटैम्प्ट छूटा, बच्चों ने कहा, फिर वही ट्रेंड शुरू करने लगा जी, फिर आ गया। स्प्रिंग में आ रहा है वैसे, हैं, ऑटम में भी आ सकता है, चेक तो करो ज़रा छोड़ के इसको, जो छोड़ोगे वो तो ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। चलो आ जाओ ज़रा, टेबल बनाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम कॉस्ट पूल्स या तो बनाएंगे या हमें बने बनाए दे देगा। तो कभी कभी कॉस्ट पूल्स बनाने पड़ जाते हैं। कॉस्ट पूल्स क्या हैं? अरे यार, जिनको आप FOH एक्सपेंसेस कहते थे वही है, बस FOH एक्सपेंसेस अब एक्सपेंस वाइज नहीं, वो बस ऐसे वो मतलब उसकी एक्टिविटी वाइज आ रहा होगा, यानी कि इंस्पेक्शन कॉस्ट्स या तो इकट्ठी करके दे देगा पूल बना के, या डिफरेंट चीज़ों इकट्ठा करके हमें बनाना भी पड़ सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है मुश्किल सवाल में। ठीक है, अच्छा जी, कॉस्ट पूल के बाद दूसरी चीज़ होती है कॉस्ट ड्राइवर्स। क्या जी? ड्राइवर, ड्राइवर आ गए। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं? वो, हाँ बिल्कुल, जिसको आप पहले बेस कहा करते थे, ये बेस ही कॉस्ट ड्राइवर्स है। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपने, ठहरो, अगले इस स्टेप में आपने एक्टिविटी वाइज OAR निकालना है। एक्टिविटी वाइज FOH का रेट निकाल लेंगे, जिसको OAR कहते थे आप। फिर जो रेट होगा उसको आपने निकालना कैसे है? आप करोगे टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट पूल, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर, टोटल वॉल्यूम या टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर। यानी इंस्पेक्शन कॉस्ट का एक पूल बन गया और फिर टोटल उसकी बेस आपने कही जी इंस्पेक्शन आवर्स होगी, तो टोटल इंस्पेक्शन आवर्स पे उसको डिवाइड करके कॉस्ट पर इंस्पेक्शन आवर निकाल ली। उसके बाद आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट को एलोकेट करने OAR, और उसकी बेस क्या होगी? वही जो FOH रेट आपने पीछे निकाला होगा उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म्ड से, यानी काम तो वही चल रहा है ना जी। तो ABCD जितनी प्रोडक्ट्स भी हों उतनी आती जाएंगी आगे। तो ये जनाब हमारा टेबल होगा। ठीक है जी, और भाई समझ आई बात कुछ?
अब आई कैप क्या करता है, आई कैप इसको अपना अलग वर्किंग में कर लेता है। तो आई कैप के सॉल्यूशंस का फॉर्मेट होता है कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, ए बी सी डी, जितनी प्रोडक्ट्स भी हों। तो मैं ज़रा इसको बीच में ही कर देता होता हूँ, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करूँगा। मसलन मेंटेनेंस कॉस्ट एक कॉस्ट पूल है, इसकी जो बेस मुनासिब मुझे लग रही है वो है टोटल मेंटेनेंस आवर्स। अब OAR कैसे निकलेगा, टोटल मेंटेनेंस, अब जाहिर है ये बजटेड कॉस्ट ही है, ठीक है, बजटेड कॉस्ट होती है, ठीक है। टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, टोटल बजटेड मेंटेनेंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मेंटेनेंस आवर्स, टोटल मेंटेनेंस आवर्स। तो मसलन मैं कहता हूँ जी 80,000 मेरी कॉस्ट है मेंटेनेंस की टोटल, इस कॉस्ट पूल की, और 10,000 मेंटेनेंस आवर्स हैं। ज़रा राउंड राउंड रहे ना, 16, ओहो सॉरी, 10,000 मेंटेनेंस आवर्स हैं। तो आंसर क्या आ गया जी, बोले, ₹8 पर मेंटेनेंस आवर, ₹8 पर मेंटेनेंस आवर। अब कुछ समझ आया। अब उसके बाद प्रोडक्ट ए पर हमारे मेंटेनेंस आवर जितने लगे, प्रोडक्ट बी पर जितने लगे, सी पर जितने लगे, तो वो हम क्या करते जाएंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट को उसमें ऐड करते जाएंगे। समझ आती है बात। मसलन ऐसे ही एक बेस है इंस्पेक्शन आवर्स, पूल है, पूल सॉरी बेस कह रहा हूँ, पूल है इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये भी एक बड़ा पूल है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जी, टोटल इंस्पेक्शन आवर्स, ठीक है जी। तो टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट हमने पकड़ ली, उसको डिवाइड कर दिया जब हमने टोटल इंस्पेक्शन आवर्स के साथ। तो मसलन 60,000 रुपये मेरी टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट थी और 12,000 घंटे इंस्पेक्शन के टोटल बजट किए हुए हैं, ठीक है जी। तो कॉस्ट आ गई ₹5 पर इंस्पेक्शन आवर, ठीक है जी। अब जितने इंस्पेक्शन आवर्स प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन पे आए, जितने बी पे आए, उतने उनको चार्ज करें। मसलन एक और कॉस्ट मैंने लफ्ज़ बोला था, चलो पैकिंग कॉस्ट कर ले, सेटअप कॉस्ट विद पैकिंग कॉस्ट। इसके लिए मुनासिब बेस है टोटल पैकिंग आवर्स। मसलन तो टोटल पैकिंग कॉस्ट जो है वो बजटेड पैकिंग कॉस्ट डिवाइड कर देंगे इसको टोटल पैकिंग आवर्स के साथ। मेरे ख्याल में समझ आ गई है बात। मसलन मेरे पास ये कॉस्ट है 8 लाख, बड़ी कॉस्ट है जी, और आर्स हैं 80,000, ये भी 10 हो जाना, चलो 10 तो कोई भी नहीं है ना जी। 80,000 पैकिंग पे आर्स मेरे लगे हैं, तो ये जनाब ₹10 पर पैकिंग आर। अब डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट आर्स लगते हैं, उनकी पैकिंग डिफरेंट होती है, ठीक है जी। अब ये कर लेने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट वाइज FOH निकल आएंगे डायरेक्टली। बात समझ आई। ये क्या आ गया मेरे पास, प्रोडक्ट वाइज FOH आ गए। अच्छा एक बात ज़हन में रखना, इस तरह की कॉस्ट पूल और उसकी मुनासिब बेस करके इस तरह से FOH निकल आए, और मसलन बाकी कोई कॉस्ट ऐसी रह जाती है जिस पे इस तरह की कॉस्ट, जैसे मिसाल के तौर पे रेंट आ जाता है,
तो रेंट के लिए अभी भी बेस वही पुरानी फ्लोर एरिया लग सकती है, लेकिन फिर डेटा उस हिसाब से देगा कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर जा सके, ठीक है ना। तो अगर ये पुरानी कोई बेस किसी तरह से लग जाए तो वो भी लग सकती है, कोई हर्ज नहीं है उसमें, कोई खर्चा ऐसा भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट वाइज एफओएच आ जाएंगे, मसलन मिसाल के तौर में कहता हूँ 1500 ए के आ गए और ऐसे ही 800 बी के आ गए। अब टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स मसलन मैं कहता हूँ, अब ये ना टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स देंगे क्योंकि ऊपर जो है ना ये टोटल प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट वाइज, सॉरी पूरा लिखना चाहिए था, टोटल एफओएच कॉस्ट आई है, प्रोडक्ट वाइज पर यूनिट नहीं आई, जितने ए प्रोड्यूस है उसकी कॉस्ट आ गई, तो ये टोटल प्रोडक्ट वाइज टोटल एफओएच की कॉस्ट आ गई। प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दें, मसलन हमने कहा जी 10,000 यूनिट, 10 यूनिट्स इसके बनाए हैं और 8 इसके बनाए हैं, तो OAR पर यूनिट कितना आ गया, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, आए वहीं पे ही हैं हम, पर यूनिट कॉस्ट पे आ गए हम, जी बोलो, ये 150 आ गया और ये 100 आ गया। तो ज़्यादा परेशान ना हो, पहले बताया नहीं, इसी तरह का एक फॉर्मेट ये बना हुआ है। अब तो सर हम नोट कर गए, यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट है, इंस्पेक्शन है और चलो तीसरी सेटअप कॉस्ट है, ठीक है। तो ये जनाब हमारा फॉर्मेट होगा ABC वाला सवाल करने का है। रैंक हो गया तुम्हारे साथ? अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात और कर लें ताकि फिर कल ज़्यादा ब्रेक ना लगे, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, बस 5-7 मिनट, फिर छुट्टी देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रा तंग करेंगी, चलो थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक एग्जांपल बनाता हूँ, बस फिर कल से नोट्स कॉपी होके आ गए, वैसे आपको मिल गए भाई, ज़रा पॉज करिएगा। अच्छा जी, मैं एक मिसाल बना रहा हूँ जी कि प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो, हम प्रोडक्ट A भी बना रहे हैं, B भी बना रहे हैं, C भी बना रहे हैं, 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हमने तीनों के 150-150 यूनिट्स बनाए, लेकिन हर प्रोडक्ट की चूँकि नेचर अलग होती है, तो इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट, A के ऊपर आधा घंटा इंस्पेक्शन आवर्स लगते हैं, इंस्पेक्टर का आधा घंटा लगता है, B के ऊपर मसलन 1.5 घंटा लगता है, C के ऊपर 1 घंटा लगता है। अगली बात, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि आपको होमवर्क में भी सवाल दिए जा सकते हैं, इतना आसान काम है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू इंस्पेक्ट 15% ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट A while A एंड B कर लो, while 10% ऑफ प्रोडक्ट C कर लो। यानी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंस्पेक्ट भी नहीं करते, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट है आपसे, मुझे इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल दो और इंस्पेक्शन आवर्स निकाल दो, जल्दी करो।
भाई बहुत सिंपल सा सवाल है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स ए के, तो कहता है जी आपने 15% ए के इंस्पेक्ट करने हैं, कितने बने? 23 कर लें, 22.5 यूनिट्स कैसे इंस्पेक्ट करेंगे? अच्छा इधर ही वर्किंग कर लेता हूँ मैं, इधर तो पूरी नहीं आएगी। ये जनाब कैसे निकाला आपने? 150 इंटू 15%। बी के भी तो 150 इंटू 15%, और सी के 150 लेकिन 10%। ठीक है जी, तो कितने आ गए? 15। अच्छा जी, उसके बाद इंस्पेक्शन आवर्स, तो ये आपको इस तरह से बस काम करना पड़ना। इंस्पेक्शन आवर्स हैं तो वो कहता है जी 0.5, एक यूनिट पर 0.5 आवर लगता है इंस्पेक्टर का ए के लिए, तो 23 यूनिट्स हैं इंटू जी ना 0.5 इंटू 0.5 कराओ ना जी। अब अपना बताओ, 11.5 आवर्स आ गए, इसको 11.5 रहने दो चलो, ठीक है। नेक्स्ट जी 23 हैं, लेकिन अब इसके ऊपर तो देखो ऊपर सबके यूनिट सेम थे, इंस्पेक्टेड यूनिट सेम नहीं भी निकल सकते, फिर इंस्पेक्टेड यूनिट सेम भी हों, इंस्पेक्शन आर सेम नहीं निकल सकते, क्योंकि हर प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन या ऊपर आर्स डिफरेंट लग सकते हैं जी। 25.35 इधर तो जोर लाए दसिया सी मुंडिया। अगला 15 इंटू 1 तो 15 आ गया, चलो ये मैं ही बता देता। ऐसे ही प्रोडक्शन सेटअप्स होते हैं, प्रोडक्शन रन होते हैं, तो उसकी एग्जांपल अब कल करा दूंगा, लेकिन मुझे कुछ यूं महसूस हो रहा है कि क्वेश्चन 1, 2 और 3 आप ट्राई कर सकते हैं। नोट्स क्यों नहीं आए अभी तक भाई? उनसे पूछो कितनी देर है कॉपी में, हो सकता है आ जाए, नहीं आए तो फिर आपको बचत हो जाएगी, आ गए तो आपकी जो है वो कमबख्ती आ जाएगी। बाकी ऑनलाइन वाले क्वेश्चन 1, 2 और 3 को ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।